Hi everyone, welcome to my YouTube channel Biology by KD sir. Today I will discuss about a very important topic chromosomal theory of inheritance. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, अर्थात गुणसूत्र का जो वंशागत सिद्धांत है वो क्या होता है, किस तरह से जो गुणसूत्र है वो बाकी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी तक के वीडियो में हमने आपको एपिस्टैसिस और बाकी चीज़ों के विषय में बताया। तो आज हम देखेंगे कि गुणसूत्र क्या है। ये पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें कुछ डेट और साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना जरूरी होगा। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम देखते हैं गुणसूत्र होता क्या है। तो हमें पता है कि किसी भी कोशिका में, खास करके अगर हम कोई सेल की बात करें तो जैसे एक कोई सिंगल सेल होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसका एक केंद्रक अपना होता है। तो केंद्रक में क्या होगा कि हम आकर देखेंगे, केंद्रक के अंदर जनरली देखें तो उसके अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, चाहे वो गुणसूत्र हो या फिर उसका डीएनए हो, जो भी होता है वो सारे के सारे उसके जेनेटिक मटेरियल उसी के न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो केंद्रक में ही खास करके जो डीएनए होता है वो उसी के अंदर उपस्थित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जीन होता है, जिसे बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जीन आपस में कंबाइन करता है। एक तरह से वो आपस में कंबाइन नहीं करता है, डीएनए पर ही जीन उपस्थित होता है और डीएनए का एक कोई स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरह से जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन थ्रेड का फॉर्मेशन करता है और क्रोमैटिन थ्रेड ही कंडेंस होके वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्रोमोसोम ऑलरेडी किसके अंदर होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से कंडेंस फॉर्म में ये उपस्थित रहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं, वो उसी लक्षणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नाइगेली नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, 1842 ईस्वी में सबसे पहले इन नाइगेली ने देखा कि उन्हें जो कोशिकाएं थी, कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, कुछ धागे नुमा संरचनाएं दिखी, उलझी हुई संरचनाएं दिखी, जिसे बाद में क्या नाम दिया जाता है, क्रोमोसोम। तो सबसे पहले जो गुणसूत्र थे उसे 1842 ईस्वी के अंतर्गत कौन देखते हैं, नाइगेली देखते हैं। तो 1842 ईस्वी में नाइगेली ने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था। उसके बाद क्या होगा, दूसरे साइंटिस्ट थे रूसो, एक वैज्ञानिक थे रूसो और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्बियानी। इन्होंने 1872, रूसो ने 1872 में और बाल्बियानी ने 1876 ईस्वी में इसी को क्लियर किया कि ये जो धागी नुमा संरचना किसी कोशिका के अंदर दिख रही है, खास करके न्यूक्लियस के अंदर दिख रही है, वो धागी नुमा संरचना ऑलरेडी क्या थी, क्रोमोसोम थी। तो वो धागी नुमा संरचना जो देखा था किसने, नाइगेली नामक साइंटिस्ट ने देखा था, उसी को बाद में रूसो और बाल्बियानी नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम नाम दिया, अर्थात उसे क्रोमोसोम कहा, गुणसूत्र कहा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम नामकरण किया गया है, वो ऑलरेडी ये रूसो और बाल्बियानी ने नहीं किया है। इसका नामकरण किसने किया था, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने 1888 ईस्वी में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर दिखा था, उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है क्रोमोसोम, वो किसके द्वारा यूज किया गया, वाल्डेयर के द्वारा। 1888 ईस्वी में देखा गया कि वाल्डेयर ने प्रपोज किया सबसे पहला टर्म, इसे हम लोग जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। बाद में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ कैरियोटाइप के क्रोमोसोम होते हैं। अब ये कैरियोटाइप और आइडियोग्राम होता है। तो कैरियोटाइप आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जनरली क्या होते हैं, इस तरह से पेयर में होते हैं, इस तरह से, या आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू इनकी जो 4 आर्म होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखता है, इसी को हम लोग इसका क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। अगर इसे फिगर में रिप्रेजेंट किया जाता है तब इसे को आइडियोग्राम कहते हैं। तो कैरियोटाइप जो इसका होता है, जनरली कैरियोटाइप में अगर आप देखेंगे तो इसका जो कैरियोटाइप होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, बाद में पता चला कि किसी कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो कैरियोटाइप नेचर का होगा, अर्थात वो डिप्लॉयड नेचर का होगा। जैसे हम बात करें मेल के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में, तो जनरली आपको पता है कि मनुष्य के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन अगर हम पेयर में देखें तो ये टोटल 23 पेयर होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, इसमें जो 23 पेयर होंगे तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसमें 22 पेयर्स क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात समजात गुणसूत्र होते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं होमोलॉगस
होमोलॉगस का मतलब क्या हुआ, समजात गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, अर्थात जोड़ी नंबर 1 से लेकर जोड़ी नंबर 22 तक के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होंगे, XX होंगे। तो ये 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होंगे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। जबकि जो 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है वो मेल के केस में क्या होगा, XY होगा। तो ये 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होगा इसी को हम लोग हेट्रोसोम कहेंगे, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इसी को हम लोग नाम देंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो असमजात गुणसूत्र किसे बोलेंगे, 23वीं जोड़ी का। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की केस में, जो स्त्रियां होती हैं, तो स्त्रियों के केस में अगर हम देखें तो उसमें जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो भी ऑलरेडी क्या होगा, XX ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर देखा गया है कि उसमें 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है वो भी ऑलरेडी क्या होता है, XX होता है। तो जो जो 22वीं जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होते हैं, टोटल 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। और जो 23वीं जोड़ी का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, या फिर उसी को कहा जाएगा हेट्रोसोम। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो अब इनका जो टोटल फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं कैरियोटाइप, और जो कि डिप्लॉयड नेचर का होगा। और यहाँ इसे हम 26 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और पेयर में 23 से रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। इसी तरह से दूसरे में अलग होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हैप्लॉयड या फिर मोनोप्लॉयड इसमें एक कंडीशन होती है। अगर क्रोमोसोम हैप्लॉयड नेचर का होगा, कहने का मतलब जैसे अगर हम आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, जैसे टोटल 86 गुणसूत्र हैं उसमें से अगर हम आधे की केवल बात करेंगे, 23 गुणसूत्र की बात करेंगे, तो हैप्लॉयड नेचर का होगा। तो हैप्लॉयड नेचर या फिर मोनोप्लॉयड कंडीशन जो होती है, आधे गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें को हम लोग ऑलरेडी क्या नाम देते हैं, जीनोम। तो जीनोम क्या होता है कि जैसे अब आपको पता है जीनोम कहाँ पे होगा, तो जीनोम की स्थिति होगी जो मेल गैमिट सेल होती है या फिर जो फीमेल गैमिट सेल होती है, नर युग्मक या फिर मादा युग्मक जो होते हैं, जिनका फॉर्मेशन ऑलरेडी गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है, वो जो गैमिट सेल होती है उन्हीं को, वो ऑलरेडी क्या होती है, हैप्लॉयड होती है या फिर मोनोप्लॉयड होती है, उन्हीं को हम लोग जीनोम भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, बाबेरी और सटन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1902 ईस्वी के अंतर्गत देखा कि सबसे पहले जो प्रोसेस होती है गैमिटोजेनेसिस की, अर्थात जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मेल गैमिटोजेनेसिस या फिर फीमेल गैमिटोजेनेसिस, अंडाणु और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, इस प्रोसेस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, खोजा, तो वो कौन थे, बाबेरी और सटन 1902 ईस्वी के अंतर्गत। इसी तरह से सटन ने ही क्या किया, 1902 ईस्वी में 1902 में इन्होंने एक और प्रोसेस को खोजा और इन्होंने ये सारी समस्याओं को देखा कि किस तरह से गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। साथ ही इन्होंने एक थियरी प्रपोज किया, एक थियरी को दिया जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इन्होंने ये बताया, क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस बताया कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, किन वजहों से ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस पे इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का इसमें क्या रोल होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर को कैसे क्रोमोसोम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। तो इस पे जो रिसर्च किया, काम किया, वो किसने किया था, 1902 में सटन नामक साइंटिस्ट ने किया। इसी तरह से अगर हम बात करें जॉनसन की, तो हमें पता है जॉनसन जो थे वो इन्होंने ही जीन टर्म का यूज किया था। तो जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो टर्म जीन था इसको सबसे पहले इन्होंने प्रपोज्ड किया, इसका यूज किया। जो टर्म यूज है जीन का, ये किसके द्वारा यूज किया गया, जनरली जॉनसन के द्वारा। अब जीन क्या होता है, जीन हमें पता है कि जनरली जो डीएनए होता है, डीएनए का जो कोई स्पेसिफिक सेगमेंट होगा, खंड होगा, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही ऑलरेडी क्या कहा जाएगा, जीन। किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर जो हमारी मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है या फिर कैरेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन पे ही डिपेंड करते हैं। तो जीन टर्म किसके द्वारा यूज किया गया, खास करके जॉनसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा। एक और चीज़ है, एक जॉनसन के ही साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मार्गन। तो मार्गन नामक साइंटिस्ट ने 1910 में 1910 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने भी एक थियरी प्रपोज किया, एक थियरी कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा जाता है जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस।
तो सबसे पहले सटन ने क्या किया, क्रोमोसोमल थियरी इन ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि गुणसूत्रों का जो जेनेटिक करेक्टर होता है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करते हैं। और सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड है मॉर्गन की थियरी है, जिसमें ये क्रोमोसोम को न टारगेट करके ये जीन को टारगेट करते हैं कि जीन का क्या रोल होता है, कैसे वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनहेरिटेड करेक्टर के लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक करेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से ये जो पूरा हिस्टोरिकल पोर्शन था क्रोमोसोमल थियरी का वो कंप्लीट होता है। एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, जो मेल होता है या जो फीमेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं दोनों के अंदर सेम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेल की केस में भी फीमेल की केस में भी दोनों में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, ऐसी स्थिति होती है जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड की जगह हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो डिप्लॉयड का मतलब होता है कि जितने भी गुणसूत्र हैं टोटल अगर नंबर में प्रेजेंट हैं उनमें किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, कमी नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग डिप्लॉयड क्रोमोसोम कहते हैं। और इसके लिए जनरली जो सिंबल यूज किया जाता है वो 2n आप कह सकते हैं, 2h कह सकते हैं, 2z कह सकते हैं, मतलब जनरल तौर पे 2n यूज किया जाता है। तो 2n का मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे और n का मतलब हो जाएगा हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड का मतलब 46 क्रोमोसोम हो जाएगा और हैप्लॉयड का मतलब 23 क्रोमोसोम होगा। अब ऐसा नहीं कि हर जगह यहाँ पे 46 और 23 ही होगा, वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पाइजम सेटावियम की अगर हम बात करें तो उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो डिप्लॉयड कंडीशन में वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, और हैप्लॉयड वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा, 7 क्रोमोसोम होगा। तो इस तरह से हैप्लॉयड और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। साथ ही इसमें हमने आपको बताया कि जो होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस होते हैं, तो होमोलॉगस का मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम जिनका कैरियोटिपिक कैरेक्टर एक जैसा होता है और उनका खास करके जो केमिकल कैरेक्टर भी होगा, बाकी के जो कैरेक्टर होंगे वो एक जैसे अगर रहें, तो ऐसी स्थिति में हम उसे होमोलॉगस कहते हैं। खास करके ये बातें जो डिपेंड करती है वो उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। अगर उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक जैसे देखने में दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं समजात गुणसूत्र, मतलब जो कि हमारी बॉडी की जो सेल होती है, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, दैहिक कोशिकाएं, जिससे शरीर के सभी अंगों का और बाकी भागों का निर्माण होता है, तो उसमें सोमैटिक सेल्स होती हैं, तो उसके अंदर सोमैटिक क्रोमोसोम होंगे, उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे गैमेट सेल की, तो गैमेट सेल क्या होती हैं, एक तरह से रिप्रोडक्टिव सेल होती है। तो खास करके जैसे हम बात करें स्पर्म की और ओवम की, तो यहाँ तक कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो मेल के हों या फिर फीमेल को हों, वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स भी ऑलरेडी क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। उनमें जो सेल्स पाई जाती हैं डिप्लॉयड होती है। लेकिन उनमें जो गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है, जो गैमेट सेल बनती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की वजह से, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जो बीजाणु मातृ कोशिकाएँ होती हैं खास करके, तो ऐसी स्थिति में जो मदर सेल होती है, मदर सेल जिसमें मियोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा, वो ऑलरेडी क्या होगा, मदर सेल भी देखिए डिप्लॉयड होगी। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो भी होगा, तो ऐसी स्थिति में जो गैमेट सेल होगी वही केवल हैप्लॉयड होगी, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक तरह से जीनोम नाम देते हैं। तो इस तरह से आज का जो वीडियो सेशन था हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे 12th क्लास के अंतर्गत, खास करके इसमें हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम का क्या रोल होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में, किस तरह से जो बच्चा होता है वो मेल होता है या फिर क्यों फीमेल होता है, बाकी जीवों के अंदर वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो किन बातों पे निर्भर करती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।